Namaskar. I welcome you all for the second video of syllabus discussion of modern history पार्ट 2। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आधुनिक इतिहास के सिलेबस डिस्कशन और टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करने के लिए, ताकि आप लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सभी टॉपिक्स को समझ जाएं, जान जाएं और किस तरीके से उसे पढ़ना है, और सच बोलूं तो किस तरीके से, किस पैटर्न में उसे पढ़ना है, इसको आप समझ लीजिए। In the last lecture, I had discussed about the first 2-3 topics. The first topic was later Mughals. Second topic was provincial powers. Third topic was coming of Europeans. Fourth topic was Anglo-Karnataka War, and fifth topic was conquest of India by Britishers. हमने अभी इस लास्ट टॉपिक की शुरुआत की थी, जिसमें समझा था कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने कॉन्क्वेस्ट और ट्रीटीज़ के द्वारा इंडिया के अलग अलग प्रोविंशियल पावर्स को अपने कंट्रोल में किया। ये काफ़ी हद तक एक तरह की ही पॉलिसी को अलग अलग शासकों के अगेंस्ट यूज़ करना था, या आप कहें कट एंड पेस्ट करना था। परंतु इतिहास को लेकर के जो हमारी नासमझी थी वो यहाँ फिर से दिखी। हमने अंग्रेज़ों के एक्चुअल इंटेंशन को नहीं समझा, एक नहीं हुए, और हम धीरे धीरे उनके कब्जे में जाते चले गए। ये बात आप सभी कोई जानते हैं कि हम एक नहीं थे, अलग अलग थे, बटे हुए थे। इसीलिए अंग्रेज़ों के कॉन्स्पिरेसी को हम समझ नहीं पाए। परंतु दूसरी नासमझी ये थी कि हम अंग्रेज़ों के अगेंस्ट कोई फर्म पॉलिसी नहीं बना पाए, एक्सेप्ट मैसूर और कुछ हद तक मराठे। इसके अलावा हम किसी भी इंडियन पावर को अंग्रेज़ों के खिलाफ सक्सेसफुली कोई अपोजिशन क्रिएट करते हुए नहीं देखते। इन सभी में अलग अलग डिस्कशन करने की ज़रूरत है, डिटेल डिस्कशन करने की ज़रूरत है। ये ब्रीफली डिस्कशन के टॉपिक्स नहीं हैं, लेकिन अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ ये समझना है कि हमें यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगी उसमें हमें ये समझने की ज़रूरत होगी कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपनी पॉलिसी की फॉर्मेशन की और उसका अपोजिशन इंडियंस के द्वारा किस तरीके से हुआ। 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और कुछ टाइम के बाद मराठे भी उनके नियंत्रण में आ गए। ज़्यादातर शक्तियाँ या तो सब्सिडरी अलायंस के बाद अपने आप को बंधा हुआ, फंसा हुआ महसूस कर रही थी, या आगे आने वाले समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने भी बहुत सारी बची हुई रियासतों को ख़त्म कर दिया। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो भी ताकतों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सर उठाया, उन्हें एक एक करके भारतीयों के खिलाफ ही लड़ाकर अंग्रेज़ों ने उन सबको अपने नियंत्रण में ले लिया। यहाँ तक हमने कल ब्रीफली डिस्कस किया था।
आज हम इसके आगे के टॉपिक्स में बढ़ेंगे, जिसमें ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट्स आते हैं। ट्राइबल यानी कि कबीलाई, पीजेंट यानी कि किसान। किसानों का शोषण लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ के द्वारा किया गया। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट, इनके द्वारा किसानों का शोषण किया गया। फॉरेस्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए अंग्रेज़ों ने ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और संथाल परगना से शुरू हुआ ट्राइबल विद्रोह भारत के अलग अलग हिस्से में होता हुआ हमें दिखाई देता है। इन सभी रिवोल्ट्स को हमें ब्रीफली डिस्कस करना होगा, इनके कारणों को समझना होगा और उसके बाद इनके परिणाम जो इमीडिएट इम्पैक्ट थे और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट थे उसको समझने की कोशिश करनी होगी। इन रिवोल्ट्स के बाद अल्टीमेटली 1857 का रिवोल्ट भी हमारे सामने आएगा। 1857 के रिवोल्ट से पहले हम सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवियन डेरोजियो की यंग बंगाल मूवमेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधनी सभा, इसके बाद महाराष्ट्र के आंदोलन, बंगाल के बाद महाराष्ट्र का आंदोलन, जिसमें ज्योतिबा फूले का नाम सबसे इम्पोर्टेंट आता है। प्रार्थना समाज, रहनुमाई मजदयासन, इस तरह के समाज सुधार के आंदोलनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगले चरण में आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन इत्यादि का नाम आएगा। अकाली मूवमेंट, हालांकि ये समाज सुधार तो नहीं था, धर्म सुधार आंदोलन था। तो इस प्रकार से हम 2 चरणों में इसे डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट में हम राजा राम मोहन रॉय और बाकी लोगों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में हुए आंदोलनों को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। मैक्यूले मिन्यूट के डिटेल्स में जाएंगे। कलकत्ता मदरसा, बनारस का विद्यालय, इन चीज़ों के ऊपर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उनके कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बनने और उसके बाद उसके लक्ष्य और उनके भारत में किए गए कार्यों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। और उसके बाद हम 1857 के रिवोल्ट को समझने की कोशिश करेंगे। 1857 के रिवोल्ट से एक नए युग की शुरुआत होती है। आप सभी जानते होंगे कि 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश कंपनी का रूल इंडिया में ख़त्म होता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल इंडिया में शुरू होता है। कंपनी रूल ख़त्म हुआ, पार्लियामेंट रूल शुरू हुआ, गवर्नर जनरल वायसराय बने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मिनिस्टर जो हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए गए। अब निर्णय कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं लेंगे बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट लेगी। उम्मीदें काफ़ी थी कि इसके बाद भारत में विकास होगा, इसके बाद भारत में शोषण का प्रक्रम खत्म होगा, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत दूर थी। तो 1857 के रिवोल्ट के कारण
उसके अलग अलग इम्पोर्टेंट इवेंट और उसके बाद उसकी असफलता के कारण, इसको समझने की ज़रूरत है। क्या इसे एक नेशनल मूवमेंट कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता? एक बड़ा कॉमन सा सवाल है जो इतिहास पढ़ने वाले ज़्यादातर विद्यार्थी समझते भी हैं, जानते भी हैं, और कई लोग कई तरह के उदाहरण के द्वारा भी इसे अलग अलग दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास भी करते हैं। परंतु एक नए तरीके से इसे समझने की कोशिश करनी होगी, जानना होगा। हमें ये समझना होगा कि किसी भी इंसान या किसी भी आंदोलन की सफलता उसकी सोच पर निर्भर करती है। इफ़ आई एम नॉट एबल टू कन्विंस माई सेल्फ, आई एम नॉट गोइंग टू कन्विंस यू और एनी वन एल्स। अगर मैं खुद को कन्विंस नहीं कर पाता तो मैं किसी और को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। कोई भी विचारधारा सबसे पहले ऐसी होनी चाहिए जिससे आप पूरी तरह सहमत हैं। 1857 के विद्रोह में विचारधारा का यह प्रश्न सबसे पहले उठकर सामने आता है। प्रश्न यह उठता है कि अंग्रेजों को समुद्र में डुबा देंगे। ये बात तो ठीक है, परंतु उसके बाद क्या? व्हाट इज प्लान बी? क्या करना चाहते हैं हमारे आंदोलनकारी? क्या हासिल करना चाहते हैं? 1857 के विद्रोह के सफल होने के बाद भारत का भविष्य कैसा होता? मान लेते हैं एक पल के लिए कि 1857 का विद्रोह सफल हो गया, तो क्या होता? वही ताकतें फिर से अस्तित्व में आती जो पहले से यहाँ शासन कर रही थी और जिनको हराकर अंग्रेजों ने भारत में सत्ता स्थापित की। अंग्रेजों के द्वारा एक बार जिनको हराया गया था, क्या दोबारा वो उनको नहीं हरा पाते? अगर वाकई में 1857 का विद्रोह रॉयल इनफील्ड राइफल के उस कारतूस की वजह से हुआ जिसमें कहा गया था कि गाय और सूअर के चर्बी मिली हुई थी, तो इस विद्रोह के दौरान कौन सी बंदूक का इस्तेमाल किया गया? क्या रॉयल इनफील्ड, क्या उस इनफील्ड राइफल की गोली का इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या उस कारतूस का इस्तेमाल नहीं किया गया जिसके कारण मंगल पांडे ने अपनी जान दी? ऐसे कई प्रश्न हैं जिन्हें समझने की, जानने की आवश्यकता है। मुद्दा यह है कि क्या सभी शासक संपूर्ण भारत के लिए लड़ रहे थे? क्या ऐसा नहीं हुआ कि जब कई जमींदारों को उनकी जमींदारी वापस कर दी गई तो उन्होंने इस विद्रोह से अपने पैर हटा लिए, वो पीछे हट गए? अगर ऐसा हुआ तो राष्ट्रीय विद्रोह का कंसेप्ट कहां आता है? क्या शासकों का असली इंटेंशन या टारगेट खुद तक ही सीमित नहीं था? या अगर उन्हें उन सब की मांगी हुई चीज़ें, चाहे वो पेंशन हो, चाहे दोबारा अपने राज्य पर अधिकार हो, दे दिया जाता तो भी वो विद्रोह करते? इन सभी बातों में कॉमन इंटरेस्ट तो एक ही था कि सभी अंग्रेजों से नफरत कर रहे थे। चाहे वो आम लोग हों, चाहे किसान हों, चाहे जमींदार हों, चाहे शासक हों, वो सभी अंग्रेजों से अपने नफरत के कारण एक होकर के लड़ रहे थे। लेकिन लक्ष्य एक हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। इन बातों के ऊपर एक लंबी चर्चा की आवश्यकता होगी, हर एक बात समझने और जानने की आवश्यकता होगी। वो हम अपने अगले लेक्चर्स में जब 1857 के विद्रोह को करेंगे तो ज़रूर हम उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे और पूरी तरीके से उसे समझाने की, समझने का प्रयास करेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद परिस्थितियां बदली, लेकिन
उन परिस्थितियों को समझने से पहले हमें 1857 के पहले किए गए संवैधानिक सुधारों को भी समझने की ज़रूरत है, द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट हो, चार्टर एक्ट्स हों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हो, काउंसिल्स ऑफ इंडिया एक्ट हो, रेगुलेटिंग एक्ट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो, और उसके बाद 1947 हो। तो 1847 के पहले के जितने भी संवैधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, उन सभी एक्ट्स को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। कुछ और भी एक्ट्स इसमें शामिल किए जाएंगे और उनके ऊपर एक लॉन्ग डिस्कशन या विस्तृत विश्लेषण की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम ये समझ सके कि किस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश कंपनी के रहते हुए भी भारत के प्रशासन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। रेगुलेट करना, तो किसको रेगुलेट करना? कंपनी और उसके प्रशासन को रेगुलेट करना, किसमें? भारत में। तो इन चीज़ों के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हम लोग टॉपिक टू टॉपिक, एक्ट टू एक्ट करेंगे, जिससे हमें ये समझ में आ जाए और इनमें से पूछे हुए क्वेश्चंस को हम आसानी से आंसर कर सकें। 1857 के रिवोल्ट के बाद काफ़ी परिस्थितियों में बदलाव हुआ, ब्रिटिश पॉलिसीज़ में बदलाव हुआ, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1857, 1858 एग्जैक्टली, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। उसके बाद इंडिया में राइज ऑफ नेशनल कॉन्शसनेस, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसे 3 हिस्से में बांटा गया है। इसे हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी कहते हैं। पहला पार्ट होगा प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसमें कांग्रेस के बनने से पहले जितने भी कोशिशें की गई नेशनल कॉन्शसनेस, राष्ट्रीय चेतना को विकास करने की, एक आंदोलन को शुरू करने की, उनकी हम चर्चा करेंगे। लैंड होल्डर सोसाइटी से लेकर के पुणे सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन, इन सब के ऊपर हमारी चर्चा होगी। इन लोगों की कोशिशों का ही नतीजा था कि काफ़ी हद तक इंडियन इंटेलिजेंसिया, पढ़े लिखे लोगों में राष्ट्रीय चेतना आई। वो लोग राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन को शुरू करने की कोशिश करने लगे। इन सभी बिंदुओं पर डिस्कशन की ज़रूरत होगी। अब उदाहरण के तौर पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ले लें, दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया, लंदन में शुरू किया। इसके पीछे कारण क्या था? कारण बहुत सिंपल, साधारण था। उस समय के इंटेलिजेंसिया या बुद्धिजीवी वर्ग पूरी तरह से ये विश्वास करती थी कि भारत में सुधार अंग्रेजी शासन के साथ ही हो सकता है। जो भी गड़बड़ियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, शोषण है, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ के अधिकारी अच्छे नहीं हैं। और अगर भारतीयों के सभी मुद्दों को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने, ब्रिटिश लोगों के सामने अच्छे तरीके से पेश किया जाए तो ब्रिटिश लोग बुरे नहीं हैं और वो भारत का कल्याण करेंगे, भारत का विकास करेंगे। वो ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि इंडिया इंग्लैंड की एक सबऑर्डिनेट इकोनॉमी है और सबऑर्डिनेट इकोनॉमी सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती है कि वो मास्टर इकोनॉमी के इकोनॉमिकल ग्रोथ में हिस्सेदार बन सके, सहयोगी बन सके, रॉ मटेरियल दे सके,
उसे मार्केट दे सके, उसे हर तरह का सपोर्ट दे सके, ना कि सबऑर्डिनेट इकोनॉमी को ग्रो कराया जाए। कोशिशें खूब की गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बार बार मेमोरेंडम दिया गया, वहाँ जा कर के भारतीयों का पक्ष रखा गया, मैगजीन्स निकाले गए, लोगों तक भारत के शोषण का, भारत के अविकसित होने की बातें रखी गई, मीटिंग्स किए गए, इंग्लैंड के प्रभावी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि दादा भाई नौरोजी ने वहाँ इलेक्शन भी लड़ा। कहा जाता है कि अपनी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने इन चीज़ों पे खर्च दिया और अपने पूरे जीवन को इस बात के लिए समर्पित करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ। इसी तरीके से कांग्रेस बनने से पहले इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भारत की सबसे बड़ी संस्था थी, जिसने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अपने शाखाएं खोली, लोगों तक अंग्रेज़ों के एक्चुअल इंटेंशन को पहुंचाने की कोशिश की, एक आंदोलन शुरू करने की कोशिश की, एक मास मूवमेंट, एक जनता आंदोलन करने की कोशिश की। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां बनाई गई, संस्थाएं बनाई गई, ताकि उनके मुद्दों को सरकार तक पहुंचाया जा सके। और एट लास्ट हम देखते हैं कांग्रेस 1885 में फॉर्म की जाती है। कांग्रेस बनाने से पहले काफ़ी कोशिशें हो चुकी थी, पर सफलता नहीं मिल रही थी। शायद इसका कारण ये रहा हो कि जो लोग इस आंदोलन को शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, वो आम लोगों से जुड़ नहीं पा रहे थे, वो आम लोगों से अलग थे। वो उच्च वर्ग से संबंध रखते थे, पढ़े लिखे लोग थे, ज़्यादातर बैरिस्टर थे, जमींदार थे। उनके रहने सहने का तरीका अलग था, बोलने का तरीका अलग था, उनके मुद्दे अलग थे, जिनके साथ आम लोग अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे थे। कांग्रेस बनी 1885 एओ ह्यूम के द्वारा, आपको पता है, एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। तो पहले टॉपिक में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग संस्थाओं ने कहाँ कहाँ पे अपने सेंटर खोले, किस किस तरह से काम करने की कोशिश की, उनका लक्ष्य क्या था। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कांग्रेस और उसके शुरुआती टारगेट्स का। कांग्रेस के शुरुआती लक्ष्य क्या थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सभी लोग उदारवादी लोग थे। उदारवाद का मतलब होता है जो संविधान और कानून के दायरे में रखकर अपनी मांग को मांगे। उदारवाद का मतलब होता है जो ये विश्वास करे कि जिससे वो मांग रहा है वो भी इन मांगों को पूरा करना चाहता है। हम तब तक उदारवादी रहते हैं जब तक हमें विश्वास होता है कि जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। अगर हमें यह यकीन हो जाए कि जो हम मांग रहे हैं वो हमें नहीं मिलेगा, तो हमारी सोच में अंतर का आना इनेविटेबल है, अवश्यंभावी है, इसे रोका नहीं जा सकता। काफ़ी लंबे समय तक उदारवादी दृष्टिकोण भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में हावी रहा। ये लोग भी अंग्रेजों की बात बोलते थे। इनके हिसाब से भी भारत का इतिहास उतना उज्जवल नहीं था। अंग्रेज वाकई में हमसे हर मामले में अच्छे थे, डेवलप्ड थे, और हमें मॉडर्न होने के लिए
पहले वेस्टर्न होना पड़ेगा, यानी आधुनिकता का रास्ता पश्चिमीकरण से होकर गुजरता है। आपकी सोच जब ऐसी होगी तो आप पश्चिम सभ्यता को फॉलो करेंगे। आधुनिकता पश्चिमीकरण नहीं है, आधुनिकता मॉडर्नाइजेशन इज नॉट वेस्टर्नाइजेशन। जिस तरह से इंडियन कल्चर है उस तरह से वेस्टर्न कल्चर है। आप इंडियन कल्चर को फॉलो करके भी मॉडर्न बन सकते हैं, जिस तरह वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके मॉडर्न बनाया जा सकता है। ये बात अलग है कि पश्चिमी लोग ज़्यादा पहले मॉडर्न बन गए, इसीलिए शायद ये गलतफहमी होती है कि आधुनिक बनने के लिए पश्चिमी बनना बहुत ज़रूरी है। आधुनिकता क्या है? व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन is the combination of scientific thought, logical reasoning and humanism। अगर आप वैज्ञानिक सोच रखते हैं, अगर आप तार्किक हैं, आप हर बात को तर्क की कसौटी पर लेके उसे मानते हैं या नकारते हैं, अगर आप मनुष्यता के सिद्धांत को, मानववाद के सिद्धांत को मानते हैं, मानवतावाद के सिद्धांत को मानते हैं, जिसमें कोई महिला पुरुष नहीं होती, जिसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सभी पहले मनुष्य होते हैं, तो आप आधुनिक हैं। इसके लिए आपको पश्चिमी कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होती, आप धोती कुर्ता पहन के भी आधुनिक हो सकते हैं। लेकिन उदारवादी पश्चिमी तरीकों के द्वारा ही आधुनिक बनने की बात को स्वीकार करते थे। गलती उनकी भी नहीं थी, उनकी शिक्षा क्रिश्चियन स्कूल में हुई, इंग्लिश स्कूल में हुई, उन्होंने किताबें वेस्टर्न पढ़ी, तो उन्होंने वही समझा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हुआ, हमेशा ऐसा नहीं रहा। 1907 तक आते आते हम लोग एक ऐसे विचारधारा को पनपते हुए देखते हैं जिसे उग्रवाद कहा गया, एक्सट्रीमिज्म कहा गया। एक्सट्रीमिज्म कभी भी वायलेंस का सपोर्ट नहीं करता, यकीन मानिए। एक्सट्रीमिज्म का मतलब हुआ कि मुझे पता लग चुका है कि जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे नहीं मिलेगा, तो मुझे आपका विरोध करना पड़ेगा, मुझे आपके काम में रुकावट डालनी पड़ेगी, मुझे आपको मजबूर करना पड़ेगा ताकि आप मेरी बात को सुने। यानी मैं संविधान और कानून के दायरे में रहकर आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिजिकल तौर पे भी आपका नुकसान नहीं करूंगा। मैं आंदोलन करूंगा, मैं विरोध मार्च निकालूंगा, मैं लोगों को आपके पॉलिसीज के अगेंस्ट जागृत करने की कोशिश करूंगा। मैं उन्हें इतिहास के एग्जाम्पल्स दूंगा कि अपने अधिकार मांगने से नहीं मिलते, उन्हें छीनने पड़ते हैं। मैं उन्हें उग्र बनाने की कोशिश करूंगा। लाल बाल पाल बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी का उदाहरण क्यों दिया? शिवाजी महोत्सव की शुरुआत क्यों की? कहीं ना कहीं वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे कि जब विदेशी आक्रमणकारी आपके घर में आके बैठ जाए तो आपको उसके खिलाफ युद्ध करने, आंदोलन करने में झिझकना नहीं चाहिए। हालांकि खुले तौर पर उन्होंने वायलेंस को कभी सपोर्ट नहीं किया, ना ही ये कहा कि आप जाकर के किसी अंग्रेज को मार दो, लेकिन वो ये भी जानते थे कि सिर्फ साल भर में एक बार बरसाती मेढक की तरह इकट्ठे होकर के टर्टर करने से कुछ नहीं होगा। तो एक वैचारिक भिन्नता हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। हमें दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से भारतीय लोगों के पेशेंस या धैर्य में बदलाव आ रहा है। इसी का एक्सट्रीम लेवल जो था वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था, क्रांतिकारी आंदोलन था, जो पर्सनल हीरोइज्म
या कल्ट ऑफ बम एंड गन को सपोर्ट करता था। लेकिन वो एकदम से शुरू नहीं हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन तभी शुरू हुआ जब उग्रवादी आंदोलन को एकदम से रोक दिया गया। वो एक ऊर्जा के रूप में थी। आप बस को एकदम 100 की स्पीड से चलाएंगे और एकदम से ब्रेक मारेंगे तो लोगों को उस ऊर्जा का सामना करना पड़ेगा, उस शक्ति का सामना करना पड़ेगा और वो आगे की तरफ झटका खाएंगे। काफी हद तक क्रांतिकारी आंदोलन इसी तरीके से हमें दिखाई देता है, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन के असफल होने के बाद शुरू हुआ क्रांतिकारी आंदोलन हो या वो असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद शुरू हुआ आंदोलन हो, जो बाद में रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति से उदाहरण लेकर के पूरे भारत में क्रांति करने की कोशिश की गई हो, जो समाजवाद से प्रेरित हो। समाजवाद को भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। समाजवाद, साइंटिफिक समाजवाद, सोशलिज्म, साइंटिफिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा जरूरी होगी। तो इस तरीके से सेकेंड फेज में कांग्रेस के बनने और कांग्रेस के बनने के बाद उसके अलग अलग डेवलपमेंटल फेजेस को हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें उदारवाद और उग्रवाद आएगा। उग्रवाद मतलब क्रांतिकारी आंदोलन नहीं, उग्रवाद का मतलब जो उग्रता के साथ अपनी मांग को रखे। उसके बाद गांधीयन एरा आएगा। गांधी को समझना इतना आसान नहीं होगा। गांधीयन आइडियोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऊपर विश्वास रखना होगा। आप ये समझें कि महात्मा गांधी ने एक असल में, अगर हम उनके आंदोलनों को देखें तो शुरुआती कुछ आंदोलन के अलावा हमें स्पष्ट रूप से सफलता किसी भी आंदोलन में दिखाई नहीं देती। परंतु क्या वही महात्मा गांधी का लक्ष्य था? क्या महात्मा गांधी सिर्फ उन आंदोलनों की सफलता चाहते थे या कोई और बात थी जो उनकी सफलता को इंश्योर कर रही थी? ऐसा क्या था महात्मा गांधी में जिसने उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया? दैट मेड हिम अ नेशनल लीडर। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर, मेघालय तक, हर कोई महात्मा गांधी को इतना ज़्यादा क्यों मान रहा था, क्यों उन पे विश्वास कर रहा था? असली मुद्दा ये है। इससे पहले तो ऐसा कोई नेता नहीं आया। क्या सिर्फ साउथ अफ्रीका में उनकी सफलता इसका कारण था? या कोई करिश्मा था महात्मा गांधी में जो ये इंश्योर कर रहा था कि भारतीय लोग उनकी हर बात को शब्द ब शब्द, वर्ड बाय वर्ड फॉलो करें? महात्मा गांधी को समझने के लिए मैं एक उदाहरण अपने क्लास में भी बच्चों को बताता हूँ। और उदाहरण ये है कि मैं कहता हूँ कि भाई, अगर आपके क्लास में किसी बच्चे को बाहर जाते ही, क्लास ख़त्म होते ही कोई एक झापड़ मार दे और वो रोता हुआ आपके पास आए और आपको बोले कि सभी बंदूक निकालो, हथियार निकालो, तलवार निकालो, चलो उसको आज जान से मार देंगे, आप में से कितने लोग जाएंगे? शायद कोई नहीं। हो सकता है कोई एक आध बहुत उसका क्लोज फ्रेंड हो तो जाए, लेकिन उसके दिल में भी डर होगा। आम आदमी की अपनी सीमाएं होती हैं। हर इंसान से आप एक्सट्रीम सेक्रीफाइस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो हिम्मत करेगा भी तो कुछ समय के बाद ही वो जवाब दे देगा, नहीं कर पाएगा। आम आदमी के बर्दाश्त करने की अपनी एक सीमा होती है और वो एक लिमिट तक ही
किसी आंदोलन का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि उसके कुछ और भी ऑब्लिगेशंस और जिम्मेवारियां हैं जिसे उसे पूरी करनी है। क्या महात्मा गांधी ने आम आदमी के इस साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से नहीं समझा? उन्होंने ये नहीं कहा बंदूक उठाओ, हथियार उठाओ, अंग्रेजों का मुकाबला करो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आमरण अनशन करो। उन्होंने कहा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करो। इतना आसान नहीं था। अंग्रेजी पुलिस से लड़ना, सेना से लड़ना, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन शक्ति थी। लेकिन उस युद्ध का जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की, उसका एक्सपीरियंस अंग्रेजी सरकार को भी नहीं था। वो लोग एम्बुश में, वारफेयर में भले ही ट्रेंड हों, लेकिन जब 50 लोग वंदे मातरम भारत माता की जय कहते हुए निकलते हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, उन्हें पिटा जाता है। दूसरे तरफ से 100 लोग और निकल जाते हैं, उन्हें पिटा जाता है। तीसरे तरफ से और निकल जाते हैं, उन्हें पिटा जाता है। और जब सभी को जेल में बंद कर दिया जाता है और जेल में भजन गा करके भारत माता की जय कह रहे हैं, वैष्णो जन के कहनी कहिए जी, इस भजन को गा रहे हैं, तो वाकई में अंग्रेजी सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा कि इस आदमी से कैसे निपटा जाए। किसी भी तरीके से ये काबू में नहीं आ रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा। महात्मा गांधी एक इंसान नहीं थे, महात्मा गांधी एक विचारधारा थे। महात्मा गांधी की असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हर गली में, हर घर में एक महात्मा गांधी पैदा हो गया था। गांधीवाद को फॉलो सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा था कि वो राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा थे। गांधीवाद को फॉलो इसलिए किया जा रहा था क्योंकि गांधीवाद लोगों के जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। क्या करिश्मा था इस इंसान में? हमारे राष्ट्रपिता बनने के पीछे कई कारण थे। इन सबको विस्तृत पूर्वक हमें चर्चा करनी पड़ेगी। और आखिरकार महात्मा गांधी के सभी आंदोलनों को हमें समझना होगा, जानना होगा, उनकी साइकी को समझना होगा। इसमें से प्रश्न आते हैं। इसके साथ साथ कई अन्य टॉपिक भी हैं, जैसे भारत को जीतने के बाद अंग्रेजों ने कई विदेशी शक्तियों का भी मुकाबला किया। अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, इन सभी को जीता। भारत के चारों तरफ एक कुशनिंग करने की कोशिश की, ये भी हमें पढ़ना होगा। उनकी कमर्शियल पॉलिसीज, उनकी एक्सप्लॉयटेशन, इम्पोवरिशमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट, इन टॉपिक्स को भी डिस्कस करना होगा। अपने अगले लेक्चर में मैं फिर से एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करूंगा। और एंशिएंट हिस्ट्री में जो फाउंडेशन या डिस्कशन मैंने सिलेबस को किया था, अब एक एक टॉपिक को मैं एक एक लेक्चर में कवर करने का प्रयास करूंगा। ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक एक लेक्चर में कंप्लीट ना हो। मेरी कोशिश है कि मेरा हर लेक्चर 30 से 40 मिनट का हो, जिसे आप अच्छे तरीके से सुन भी सके, याद भी रख सकें, बहुत लंबा ना हो, ताकि तैयारी शुरू करने वाले विद्यार्थियों को परेशानी हो। इसीलिए मैं अपना अगला लेक्चर में सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत करूंगा और उसके बाद फिर एंशिएंट के अलग अलग टॉपिक को एक एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। आप सभी अपना ध्यान रखिए, आप सभी अपने परिवार का ध्यान रखिए। कोविड-19 में सरकारी प्रयास में पूरा योगदान दीजिए। उनकी कही हुई बातों को पूरी तरीके से पालन कीजिए। घर से बाहर मत निकलिए। अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी इस बारे में समझाइए और अपना राष्ट्रीय कर्तव्य भी जरूर निभाइए।
इट इज़ आवर नेशनल ड्यूटी। मैं अगले क्लास में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।